हाँ जी, तो क्वेश्चन तो सबने पढ़ ही रखा है। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या दे रखा है? 3 गुना दे रखा है। मतलब 2 शंकु हैं। कितने शंकु हैं? 2 शंकु हैं। मान लेते हैं पहला जो शंकु है उसकी त्रिज्या क्या है? R1। मतलब उसके आधार भाग की त्रिज्या क्या मान ली हमने? R1। इसी प्रकार हमने दूसरा शंकु माना, उसकी त्रिज्या को क्या मान लिया? R2 मान लिया। और दूसरी बात हमने मान ली इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है? L1। और इसकी तिर्यक ऊंचाई को क्या मान ले? L2 मान ले। हमने ये तो मान ली इनकी त्रिज्या और ये मान ली इनकी क्या? तिर्यक ऊंचाइयाँ। ये हमने अपनी तरफ से मान ली है। अब देखो ध्यान से, प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है बताओ? 3 गुना है। तो उस हिसाब से पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? शंकु का पाई आर है। कहाँ पे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई R1 L1, ठीक है। पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है। बताओ दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R2 L2। इसका 3 गुना कितना होगा? कि 3 गुना किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है? पहले का। तो बराबर कर सकते हैं ऐसा करके। इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया क्या? यहाँ से एक मान बन सकता है कि पाई R1 L1 बटा पाई R2 L2 कितना आ जाएगा? 3 बटा, वेरी गुड। इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया। पहली लाइन हो गई, अपनी काम कंप्लीट हो गया पहली लाइन का। अब दूसरी लाइन दे रखी है, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की क्या है? 3 गुनी। मतलब ये L1 और L2 में हमें दे रखा है कि दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2 बराबर, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L2 बराबर पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1 की क्या है? 3 गुनी। तो ऐसा कर सकते हैं क्या बताओ? यहाँ से मैं L2 बटा L1 कितना लिखूंगा? 3 बटा 1। तो इस हिसाब से L1 बटा L2 कितना लिखूंगा? समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 1 बटा, इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया। अच्छा यहाँ मान रखो, L1 बटा L2 का मान कितना रख सकता हूँ? 1 बटा 3। तो इस हिसाब से पाई से तो पाई कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 बटा R2 और L1 बटा L2 की जगह 1 बटा 3 बराबर, इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया क्या? अब बताओ 3 इधर जाएगा नहीं जाएगा? तो कितना हो जाएगा? R1 बटा R2 बराबर 9 बटा 1। इतना समझ में आया नहीं आया? अब हमें दोनों शंकुओं के आधार क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मतलब आधार क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R स्क्वायर। पहले शंकु का आधार क्षेत्रफल होगा पाई R1 स्क्वायर और दूसरे शंकु का आधार क्षेत्रफल होगा पाई R2 स्क्वायर। तो ये दोनों शंकुओं के आधार क्षेत्रफल नहीं हुए न क्या? आधार क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर होगा। इसी का ही मान निकालना है ना। बताओ पाई से पाई कटेगा नहीं कटेगा? तो हमें किसका मान निकालना है अब? R1 स्क्वायर बटा, जैसे ही R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर करूंगा तो किसका मान आ जाएगा? आधार क्षेत्रफलों का अनुपात। बताओ आधार क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए R1 बटा R2 कितना आया? 9 बटा 1। तो R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 81 बटा 1, मतलब 81 अनुपात 1। ये हमारा क्या देना था बताओ? आंसर देना था। बताओ कठिन के सवाल? इतना आसान था। यदि आप लोग घर पे जाके करते तो मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं, दिमाग लगा के कर लेते, पर घर पे प्रैक्टिस ही नहीं करी। उतार लो इसको, उतार लो।
एक 6 मीटर चौड़ी, उतार लिया ना सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा था मैंने ना, मिटा दूं क्या? अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नहर है और उस नहर में जो पानी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। ठीक है, मतलब उस पानी की जो रफ्तार है वो क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बह रहा है। हमें ये बताना है कि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए अपन को। कितना सेंटीमीटर भरा हुआ, मतलब कोई क्षेत्रफल है उसमें 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाए पानी, इतना पानी चाहिए भरा हुआ। तो उस 8 सेंटीमीटर ऊपर उठे हुए या भरे हुए पानी के लिए 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई हो जाएगी, कि 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल में 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी हो जाएगा, ये हमें बताना है। मुझे ये बताओ कि जितनी रफ्तार से पानी उसमें जाएगा तो जितना पानी जाएगा उसका आयतन और उस जगह जिस क्षेत्रफल में पानी भरा है उस भरे हुए पानी का आयतन बराबर होगा नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। समझ रहे हो बात को। हमें दे रखा है नहर की चौड़ाई और एक दे रखी है गहराई, लेकिन आयतन बनाने के लिए 3 लंबाइयों का क्या चाहिए, गुणा। मतलब हमें चौड़ाई दे रखी है और गहराई दे रखी है, लेकिन लंबाई नहीं दे रखी कि पानी कितनी लंबाई वाला जाएगा। तो हमें पता है कि चाल कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितनी 10 किलोमीटर दूरी वाला पानी आगे जाएगा। 10 किलोमीटर पानी आगे जाएगा कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो बताओ 30 मिनट का टाइम है अपने पास में सिंचाई करने के लिए, तो कितने किलोमीटर पानी आगे जाएगा, 5 किलोमीटर। मतलब नहर में कितनी लंबाई का पानी जो है वो सिंचाई के लिए उपयोग होगा, कि सर 5 किलोमीटर लंबाई का पानी सिंचाई के लिए उपयोग होगा। सही है क्या बात। तो 5 किलोमीटर तो क्या हो गया, जिस पानी को हमने यूज किया है उसकी लंबाई, और ये क्या है उस पानी की जिसमें भरा हुआ है उसकी चौड़ाई, और ये क्या है उसकी गहराई। तो आयतन बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। क्या बनेगा बताओ, कि 6 × 1.5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 5, लेकिन 5 किस में है और ये किस में है, तो किलोमीटर मीटर गुणा थोड़ी होंगे। तो उस हिसाब से इस 5 को किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर से मीटर में, और मीटर में बनाने के लिए 1000 का गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया, जो पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है उसका आयतन हो गया। ठीक है, अब जो पानी क्षेत्रफल, जिस क्षेत्रफल में हमने पानी यूज़ किया उसका आयतन और ये वाले पानी का आयतन क्या रहेगा, बराबर, क्योंकि 8 सेंटीमीटर जो पानी भरा है जिस क्षेत्रफल में भरा है उसका आयतन और जो भरा गया पानी है उनका आयतन बराबर होगा नहीं होगा। आज मान लो तुमने एक बोतल, इस बोतल में पानी भर दिया, तो इस बोतल में भरा हुआ पानी और जितना पानी इसमें भरा है किसी पात्र में से निकाल के, तो उस भरे हुए पानी का आयतन और इस बोतल का आयतन बराबर होगा, होगा नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हमने कहा कि सर नहर से जो पानी निकला उस सिंचाई के लिए उस पानी का आयतन और जिस सिंचाई की जगह पर 8 सेंटीमीटर पानी भर गया तो उस भरे हुए पानी का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो मुझे बताओ उस क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं क्या, x। उस क्षेत्रफल 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई हुई, x वर्ग मीटर पर सिंचाई हुई, ये हमने मान लिया कितने, x पर। और उठाव कितना है पानी का, 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल को जैसे ही आप लोग पानी की ऊंचाई से गुणा करोगे तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, आयतन। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाइयों का गुणा, और आयतन क्या होता है, 3 लंबाइयों का गुणा। तो हमने क्षेत्रफल तो लिखा x और उसको किससे गुणा कर दिया, पानी की ऊंचाई से, कि 8 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ हमें पानी चाहिए, तो 8 से गुणा करते क्या बनेगा बताओ, आयतन बनेगा। तो हमने माना x तो क्या है, जिस क्षेत्रफल पर सिंचाई होगी उसको मान लिया x वर्ग मीटर, और गुणा किससे किया, 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर में है,
हमें ये सब किस में लिखे, तो फिर यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, मीटर वाली। और इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए किसका भाग, इतना समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया क्या समझ में, बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताओ उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा कि सर 4 से इसको काट दो, पहले तो काटे नहीं काटे बताओ, हाँ काट दे, 4 से ये 2 बार और 4 से ये 25 बार कटेगा, और 2 से कुछ ये 3 6 कट जाएगा, कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। बाकी और सबको हम गुणा कर सकते हैं, तो कितना बताओ, 3 इंटू 1.5 को 15 लिख दूं, बटा में 10 लिख देता हूँ, गुणा में 5, गुणा में 1000, और ये 25 भी वजह गुणन होगा ना, तो 25 भी इधर, बराबर में x बचेगा। बताओ ये 0 से तो 0 कट गई, बाकी और सब गुणा हो जाएंगे। बताओ 15 तिया 45, 45 का 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 225, कितना हो जाएगा 225, और 225 का फिर 25 से गुणा करेंगे, फिर 2 0 100 की पीछे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 25 इंटू 100 बराबर x। बताओ 25 का 5 से गुणा 125, हासिल का 12, 25 का 2 से गुणा 50 में 12 जोड़ेंगे, 62 का भी, हासिल का 25 का 2 से गुणा 50 में 6 जोड़ेंगे 56, और पीछे ये 100 की, तो बराबर x किस में माना था, वर्ग मीटर में। तो बताओ 5,62,500 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल पे 30 मिनट में क्या हो जाएगी बताओ, सिंचाई हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन वर्ग मीटर में दे ही नहीं रखे थे, ऑप्शन वर्ग मीटर में दे ही नहीं रखे थे, ऑप्शन दे रखे थे इस प्रकार से। जब ये सवाल आया था, पहला ऑप्शन दे रखा था 562.50 हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 62.50 हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 56.25 हेक्टेयर, और एक दे रखा था डी ऑप्शन 5.625 हेक्टेयर। बताओ किसको टिक करते हैं, हेक्टेयर में ऑप्शन दे रखे थे। अब बताओ वर्ग मीटर में तो निकाल लिया, आंसर भी आ गया, इतना भी कर लिया, लेकिन लास्ट में और पिक्चर उसने क्या कर दी, ऑप्शन में भी गड़बड़ कर दिया, ऑप्शन भी इतना टिपिकल दे दिया कि हेक्टेयर का भी हमें पता होना चाहिए कि कितने वर्ग मीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो हाँ, बी का डी। देखो याद रखना है, चूंकि याद रखना है आप लोगों को कि 10,000 वर्ग मीटर में, कितने वर्ग मीटर में, 10,000 वर्ग मीटर में 1 हेक्टेयर होता है। कितना हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। अब बताओ आपको इस वर्ग मीटर को हेक्टेयर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 का भाग देना पड़ेगा। 10,000 का भाग देने का मतलब है 4 अंक छोड़ के हमें क्या लगानी है, दशमलव। तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 56.25 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से हमें ऑप्शन नंबर जो सी है उसे टिक करना था। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया ना, इस तरह से करना है। क्या किया हमने, बताओ कि पानी के आयतनों को क्या किया है, बराबर किया है कि नहर से निकला हुआ जो पानी है सिंचाई के लिए उसका आयतन और 8 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल में भरा हुआ पानी है उसका आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इस सवाल को किया है। और अपने आप में ये सवाल जो है बड़ा ही उलझा हुआ सवाल है, समझ रहे हो बात को। तो ये वो सवाल है जो बच्चे यदि पहले से करके गए हैं उन्हीं को याद हैं, और यदि अचानक से ऐसा सवाल अपन ने देख लिया कि अरे यार ऐसा तो कभी नहीं देखा, सीधा पेपर में ही देखा है, तो फिर उसको छूना भी नहीं है। देखो मैं ये सत्य बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देख लिया तो आप लोग कर दोगे। आप में से हो सकता है कि बहुत से बच्चे यहाँ पे बैठे हुए वो घर पे जाके मेहनत नहीं करेंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मान लो आपने इसको 1-2 बार कर लिया और फिर ये सवाल पेपर में आ गया, तो बताओ कौन बच्चा नहीं कर सकता। याद ही रह जाएगा ना आंसर कि सेम क्वेश्चन आ गया, ये लो 56.25 आंसर जो, बस ये बात है। तो कर दोगे क्या, तो उतार लो। तो फिर और भी दिया था कि सवाल, कौन सा, करवा देंगे। वो भी नहीं आया, आ गया ना। तो
वो तो मैं यहाँ पे भी बताया था मैंने कुछ उसके बारे में। आयतन बराबर दे रखे थे ना, तो बराबर कर देना था आयतन को, बस जिसमें आ जाएगा। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, बताओ कौन सा करें? नहीं बचा क्या? वो कर दो सर, मिश्रण, मिश्रण कर दे। प्रतिशत में मिश्रण के सवाल नहीं बताए थे ना? नहीं बताए थे। एक तो बताया था एलिगेशन। हाँ सर, एलिगेशन मेथड के बताए थे, बाकी और थोड़ी बताए थे। ठीक है, मिश्रण स्टार्ट कर देते हैं, मिक्सचर। ये नया चैप्टर पढ़ लो, ये कभी नहीं पढ़ा होगा तुमने, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, उसके बाद नहीं पढ़ा होगा, है ना। दो चरों वाली समीकरण। चर क्या होते हैं बताओ? चर, हाँ, जिसके मान बदलते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। ठीक है, चर राशि मतलब वेरिएबल होती है, उसका मान जो है संख्या, आगे आने वाली संख्याओं के आधार पर बदलता रहता है। जैसे मान लो ये x है, यहाँ पे मैंने +3 बराबर 5 किया, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा बताओ? 2। यदि मैंने x + 7 बराबर 9 किया, अब x का मान कितना आएगा? 2। लेकिन मैंने मान लो x + 5 बराबर 9 किया, अब x का मान कितना आएगा? हाँ, तो x का मान है तो x ही, लेकिन यहाँ पे x का मान कितना है? 2। यहाँ पे x का मान कितना आएगा? 2। लेकिन यहाँ x का मान 4। मतलब आगे आने वाली संख्याएं जो है, जो समीकरण में है, उन संख्याओं के आधार पर इस x का मान क्या रहे? बदलता रहता है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? चर, मतलब चलता रहता है। चर मतलब बदलता रहता है। ठीक है, वेरिएबल राशि है। इस वजह से हमें ऐसी दो चरों वाली समीकरणें पढ़नी है। क्या पढ़नी है बताओ? दो चरों वाली समीकरणें पढ़नी है। कुछ सवाल में आप लोगों को एक चर वाली समीकरण के भी बताऊंगा पहले, फिर उसके बाद में दो चरों वाली समीकरण के सवाल बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को स्थानीय मान जातीय मान का कॉन्सेप्ट पता है क्या? क्योंकि सवाल करेंगे जब काम आएगा। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान और जीरो सर वही है ना, वो 3542 है। इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 2 का स्थानीय मान 2। 4 का स्थानीय मान 40। मतलब कौन से स्थान पर है? आप लोग जब गिनते हो रुपयों को कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये इकाई वाले स्थान पर है। इकाई मतलब 1 से गुणा करना है। संख्या को स्थानीय मान बनाने के लिए किससे गुणा? 1 से। फिर ये 4 कौन से स्थान पर है? दहाई वाले स्थान पर है, तो इसको किससे गुणा करोगे? 10 से, तो 4 का स्थानीय मान बन जाएगा। फिर ये 5 कौन से स्थान पर है? सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पर है, तो 5 का स्थानीय मान बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। और ये कौन से स्थान पर है? हजार, तो किससे गुणा करोगे बताओ? 1000 से गुणा करोगे। ऐसा कर लोगे क्या? तो बताओ, 2 का स्थानीय मान, 4 का, 5 का और 3 का, और जातीय मान ये तो होती है प्लेस वैल्यू, और एक होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब होती है जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है? जो संख्या उसका जातीय मान क्या होगा? वही संख्या होगी। जैसे 2 का जातीय मान 2, 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान तो 2, अपने 4 का जातीय मान, 4 का 4, 5 का 5, 3 का 3, 5 का जातीय मान, 3 का जातीय मान। इस संख्या में जिस संख्या है उसका जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है। फेस वैल्यू होती है, कितनी उसकी वैल्यू है वो वाली बात है। इसके बाद में स्थानीय मान वो होता है
आप लोगों को याद रखना है कौन से स्थान पर है उस स्थान वाले से आपको क्या करना है, गुणा। इकाई वाले स्थान पर है तो 1 से गुणा करेंगे, दहाई वाले स्थान पर वो संख्या है तो 10 से, सैकड़े वाले स्थान पर है तो 100 से, और 1000 वाले स्थान पर है तो 1000 से, और 10,000 वाले स्थान पर है तो 10,000 से, लाख वाले स्थान पर है तो लाख से। जैसे कि एक और देख लेते हैं अपन, इसमें बताओ 5 का स्थानीय मान कितना है? कितना है? 50,000। तो कर लोगे ऐसा? ठीक है, तो ये स्थानीय मान जातीय मान होता है। ठीक है, उतारोगे किसको? लिख लो स्थानीय मान, इसका लिख लो केवल, इसको लिख लो केवल, याद रहेगा, बाद में जब पढ़ोगे तो याद रहेगा, अभी काम आएगा। और रेट वालों के लिए क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, स्थानीय मान पूछ लेता है ना, देखा होगा रीट के पेपर में, देखा होगा उसमें आता है। हाँ, अब सबसे पहले आप लोगों को मैं एक चर वाले प्रश्न करवाऊंगा, फिर 2 चरों वाले प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, एक चर वाले सभी को आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हंसे मत ज़्यादा, कौन दांत निकाल रहा है भैया? एक चर वाले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना? कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ जी, बताओ x बराबर कितना आएगा? x बराबर कितना आएगा? 5x + 4 बराबर 3x - 7। x बराबर कितना आएगा? कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। 5x + 4 बराबर 3x - 7। x का मान कितना आएगा? हाँ, -11/2। वेरी गुड, सही है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसी संख्याएं जिसमें एक ही चर हो, एक चर का मतलब क्या है, x ही चर है, एक ही तरह का चर है। जैसे y भी हो जाता तो 2 चर हो जाते, z भी हो जाता तो 3 चर हो जाते। जैसे a और b आ जाए तो 2 चर है, a आ जाएगा तो एक ही चर है, a b c ऐसे कोई समीकरण में आ जाए तो कितने चर हैं? 3 चर है। ऐसे मत सोचना x ही चर होता है, y चर होता है, z ही चर होता है। x y z की जगह w आ जाए, p आ जाए, वो नाम है उनके, ना। बाकी ऐसे कोई भी ABCD वाली संख्या दिख जाए तुम्हें तो वो क्या समझोगे? वो चर है, वो चरता है। ठीक है, तो बताओ x, ऐसी समीकरणों को हल करने के लिए x वाले पदों को एक तरफ और संख्याओं को एक तरफ लेना होता है। x का पद एक तो ये है और एक ये है। तो बताओ 3x छोटा है तो 3x को इधर ले लो तो माइनस का 3x हो जाएगा, और 4 इधर से इधर ले जाओ तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 5x, ये 3x इधर आएगा तो -3x, और 4 उधर जाएगा तो -7 -4। 5 में से 3 घटा -7 -4, तो x बराबर, तो आंसर कितना आ जाएगा? -11/2 हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है 2x + 3/5 + x + 1/3 बराबर 15। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न तो बहुत सिंपल है, लेकिन अब जो प्रश्न है वो आप लोगों के लेवल का है। इसको करके बताओ x का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। x + 1/3 बराबर 15 दे रखा है, उस हिसाब से आप लोगों को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें कॉपी पेन चला सकते हो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉपी पेन चला सकते हो। बताओ क्या करोगे सबसे पहले कि सर एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना? 15। तो एलसीएम ले लिया कितना हमने? 15।
ठीक है। अब बताओ 5 का 15 में 3 बार भाग जाएगा, तो 3 का 2x प्लस 3 से गुणा होगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 6x प्लस 9। अब ये प्लस लगाया, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का x प्लस 1 से गुणा 5x प्लस 5 बराबर 15, इधर गुणा होगा नहीं होगा, हो जाएगा 6x और 5x कितने हो जाएंगे, और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 होता है ना, तो 6 और 5 11x प्लस 14 बराबर 15 गुणा 15, सही है क्या, 225। बताओ जी ये 14 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 225 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 211 आ जाएगा। वेरी गुड, कितना आ जाएगा 11x बराबर 211, सही है क्या, सही है ना। तो x बराबर कितना 211 बटे 11। अब भाग दे सकते हो क्या कि सर दे सकते हैं, कितनी बार जाएगा कि सर सबसे पहले 21 में एक बार, कितना बचेगा 10, आगे कितना है 1, 101 बनेगा, 101 में 9 बार, अब कितनी बार कि सर पॉइंट लगेगा 2 बचेगा तो, और 20 बन जाएगा, फिर कितनी बार 1 बार, अब कितना बचेगा 9, 9 में कितनी बार जीरो लगाएंगे तो 90, 90 में कितनी बार, तो लगभग 19.18, ये हमारा क्या रहेगा x का मान रहेगा। यदि ऑप्शन में 19.18 नहीं मिले तो किसको टिक कर दोगे, 211 बटे 11 को टिक कर दोगे। बताओ ऐसे सवालों में कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना, उतार लो फटाफट, जल्दी उतारो। हैं समझ में नहीं आया, क्यों, कहाँ से समझ में आए हो, किसको समझ में नहीं आया ये, अरे ये इतनी देर से अपन क्या कर रहे थे और सवालों में, फिर तो था ना नर वालों तो कत्ते भी ना आए वो, यदि यो ना आए तो फिर नर वालों ना आए था ना। हाँ तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा ही करो जो, ये तो बोकर बात है, बोगस की तरह बातें मत किया करो मेरे से, तो बंद दिमाग के होते हैं ना बच्चे, बोगस, उस तरह बातें मत किया। इतने छोटे, अभी तो तुम्हें 2 चर वाली आंखें नहीं दिखाई, ऐसा तो प्रश्न नहीं आता पेपर में, ऐसा तो प्रश्न ही नहीं दिखता पेपर में, 2 चर वाली बताऊंगा तब आएगा तुम्हें पसीना। तो अब तुम्हें ये नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब पहले जो और सवाल किए थे कई बार अपन ने 2 चर वाली समीकरण को सोल्व किया था ऐसे, x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो x का मान और y का मान ज्ञात करो, फिर अपन ने ये कैसे किए थे, फिर यहाँ भी ना आए वो समझ को, ऐसे थोड़ी होता है। देखो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो 5x माइनस 3 बटा 2 प्लस 5x माइनस 3 बटा 2 प्लस 2x बटा 5, 2x बटा 5 प्लस x माइनस 1 बटा 2 बराबर 7 दे रखा है। आप लोगों को x का ही मान निकालना है। हाँ भाई खड़ा हो ललित, खड़ा हो जा, वो तो सही कहा, मारूं थोड़ी दार दही, खड़ा तो। अब बता क्या करेगा, सबसे पहले तुझे करना है 2, 5 और 2 का लसा, बता कितना होता है, 5 दूनी 10, तो ये 10 लसा ले लिया, ठीक है। अब बता क्या करेगा, हाँ भाग दियो 5, ठीक है ताई, हाँ हाँ 25x और 15, वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्लस 5 2 10 2 2 4, वेरी गुड 4x, अब और 10 में 2 को 5 और 5x आ जाएगा, हाँ फिर और माइनस और 1 5, -1 कहता है 5 से गुणा करना तो -5 बराबर, 7। अब ये x वाला निकालेंगे, हाँ तो करो, तो 25 1 और 4 29, 29 और 1 34, 34x, वेरी गुड, और ये 15 और 4 19, 19 और 5
24 15 और 4 कहाँ से जुड़े? -20 सर 5 हुआ और हाँ। 15 ये माइनस के 20 हाँ -20, वेरी गुड। और ये 4 को बच गया कहाँ है 4? 4 एक से ना हो गया बटे 10 बटा 10, 10 को भी इधर गुणा कर दे। हाँ सर 70। अब 20 को उधर ले जाएंगे ना, 24 हाँ। से और 70 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 90 होगा। 90 हो जाएगा, वेरी गुड। अब अब x बराबर 90/34। अब बता, अब सर कर तो दे दो ना, पहले तो 2 ही चाहिए। सर अब कितने? 1 2 3 तीन पद है ना। पहले 2 पदों वाले में तूने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, और 3 पदों वाला तूने ही कर दिया। किने की दिया? इसके नहीं आया था जो मेरे ऊपर डोर। नरेश का था, वो ही ना सके समझ में ना हो। ये किसने दिया है? हाँ? ऐसा नहीं होता। तूने ही तो किया ये सवाल, अभी मैंने किया क्या बता? तूने ही तो किया। फिर बैठ जा। हाँ भाग दे लेना फिर आप लोग। 2 से काटो इसको कितनी बार? 45 बार। 2 से ये 17 बार, तो 45/17 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ये सवाल करने हैं। बताओ। अब अगली बार नरेश को नंबर जाए। माइनस का 20 इधर जाते, प्लस का 20, तो 70 + 20 90। ठीक है, मिटा दूं क्या इसको? x + 2/2 प्लस x + 4/3 बराबर x + 6/4 प्लस x + 8/5। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x का मान हमें ज्ञात करना है। x + 2/2, x + 4/3, x + 6/4, x + 8/5। अब देखो ये बीच में किसका चिन्ह है? बराबर का चिन्ह है, इसका ध्यान रखना है भैया, है ना। तो दोनों तरफ अलग अलग एलसीएम लोगे कि एक ही लोगे? अलग अलग लेंगे। वेरी गुड। हाँ भाई, कौन बताएगा इसका? नरेश कुमार, खड़े हो जाओ। अरे नहीं, खड़े होके, ऐसे नहीं। एक बताओ, खड़े होके बताओ, सबको बताओ। हाँ बताओ क्या करें सबसे पहले? इधर बोर्ड पे, इधर बोर्ड पे बता ना। सबसे पहले क्या करें? किस किस का लूँ? 2 और 3 का कितना होगा? 6 ले लिया। 3x प्लस +6। यहाँ आगे क्या लिखूँ? प्लस 2x + 8 बराबर लगा दूँ? ठीक है, अब आगे फिर एलसीएम लूँ 20। हाँ, अब 5x 30, 4x 32। ठीक है, अब बताओ x के जोड़ लें, कितना होगा? इधर कितना होगा? 3x और 2x 5x, और वो और जोड़ो 14 बटा बराबर, हाँ जी 9 प्लस 65 बटा 20। सही है क्या? सही है। अब आगे क्या करें? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं? वो भी कर सकते हैं। पहले काट लो ना आप। 6 और 20 कर सकते नहीं कर सकते? तो किससे काटें? हाँ, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 10 बार। अब वो गुणन कर लेते हैं। बताओ क्या होगा? 50x
प्लस 140 बराबर 27x प्लस नहीं 186। ठीक है, घटाने में गलती हुई, गुणा करने में गलती हुई है, ये किसकी गलती है? सेम टू खुद की गलती है ना। हाँ, अब इधर लाओ, किधर करूँ, किसको किधर ले जाऊँ? 50 को 27 को लाऊं या 50 को ले जाऊं? 27 को ले आऊं। ठीक है, 50 में से 27 घटा दूं, कितना आ जाएगा? 23x। अब 140 को इधर ले जाऊं तो 186 में से 140 कितना आ जाएगा? 46। तो x बराबर, बताओ जी भाई। नरेश को भी आ गया, अब रहीम की बारी है नहीं है? भाई तीनों के कंफ्यूजन था ना, मेरे को पता नहीं किसको नहीं आया, हम तीनों से पूछवाऊंगा। चलो, अब ये तो और बड़ा था, उसमें 2 पद थे, इसमें कितने पद है? 4 है। 4 का कर दिया, उसने 3 का कर दिया था, अब इसके 8 आ जाए। मिटा दे, हाँ जी, इसको मिटा दो, इधर वाले को। अभी क्वेश्चन मत लिखना, पूरा लिख लेने दो मेरे को। ठीक है, हाँ जी, x का मान इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। सबने ये वाला उतार लिया क्या? हाँ जी, पीछे तक। हाँ, अब देखो, इसमें x का मान निकालना है और हमें जो है क्वेश्चन बताएगा रहीम, कैसे करेंगे, है ना? बता भाई, खड़ा हो जा। एलसीएम ले ले, किस किस का? कितना? 10 ले लिया साहब। अब 4x प्लस 14 माइनस 15x, गलत बोल दिया आप। 55 तो आएगा, लेकिन माइनस का 55 आएगा, क्योंकि आगे क्या है, जब माइनस अंदर साथ में लेंगे हम तो ये 11 गुणा 5 तो 55 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ आने पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? -55 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गलती हो जाती तेरे, अब आ गया समझ में? तो अब गलती होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, बराबर बराबर लगा दिया। अब क्या करूँ? कितना एलसीएम? 3 ले लिया। अब कितना x? 2x प्लस 8 माइनस नहीं 15, कितना आएगा? 15। यहाँ भी गलती कर देता तू, तो 2 जगह गलती हो जाती तेरे, है ना? उसके बाद में एक्सेस वालों को अलग करें, कितना? 11 है, ये कह रहा है 19 आएगा। हाँ, प्लस का 4x है, माइनस का 15 है, तो कितना बनेगा? माइनस का 11x बनेगा। तो ये माइनस का 11x हो गया। फिर उसके बाद में प्लस का 14 और माइनस का 55 है, माइनस का 41 बनेगा, बटा में 10 बराबर में 2x माइनस 7 बटा में 3। अब वज्र गुणन कर ही सकते हैं हम, कितना होगा बताओ? माइनस का 33x 123 बराबर 20x। इतना समझ में आ गया क्या सबके? अब बताओ, 20x को इधर, या फिर देखो माइनस वाली संख्या को आप पलटा करो,
जैसे माइनस वाली संख्या बड़ी भी है ना, तो आप उसको उधर लेके जाओ। हमेशा छोटी संख्या जो बड़ी दिखती है वो माइनस के साथ है, तो छोटी ऑटोमेटिक होती है। तो छोटी संख्या को ही आप फेर बदल किया करो, बड़ी संख्या को जहाँ की जहाँ रहते हैं। ठीक है, तो माइनस का 33x इधर जाएगा तो प्लस का 33x प्लस 20 कितना हो जाएगा। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में करना सीखे ना अपन। उसके बाद में अब देखो, ये अपन ने ये 53 तो इधर ले गए। अब एक साइड अपन ने x वाला बना लिया, तो इसको इधर लेके जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ताकि एक साइड x वाला बने। तो बताओ 123 और ये माइनस का 70 इधर आएगा तो प्लस का 70 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस 123 प्लस 70, माइनस का कितना बनेगा 53। वेरी गुड। अब बताओ x का मान माइनस 53, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखो, ये आप लोगों का एक डिटेल सॉल्यूशन है। लेकिन मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया और हमें इसको करने में टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, ऑप्शन से करने की। जैसे मान लो, समझना आप ध्यान से, पहले इसको उतारो फिर बताता हूँ ऑप्शन से कैसे किया जाता है, वो मैं बताता हूँ। पहले उतार लो फिर बताएंगे। ऑप्शन में भी 4 लाइनें करनी होगी, लेकिन ऑप्शन में दिमाग कब लगाना होगा। ठीक है, देखो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है +2 या फिर 2 ही है ना, और डी ऑप्शन दे रखा है -1। ठीक है, सबको पता है -1 ही आंसर आएगा। लेकिन इसका पता कैसे करेंगे वहाँ पेपर में, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 से ही चालू करना है रखना। x की जगह क्या, x का मान निकालना है ना, तो x के मान होंगे इनमें से 1। ठीक है, तो आप लोग जब x की जगह रखोगे, तो x की जगह सही मान रखोगे, तो ये जो समीकरण है जो बराबर लग रहा है वो संतुष्ट करेगा नहीं करेगा, सही मान संतुष्ट करेगा, और गलत मान जो है दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू देगा। LHS में अलग वैल्यू देगा, RHS में अलग वैल्यू देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, x के मान, x की जगह पहले नंबर पे A ऑप्शन में 1 दे रखा है, तो 1 रखे। देखो तो बताओ, 2 गुणा 1 2, 7 प्लस 2 कितना 9, 9 बटा कितना बना 5, -3 गुणा 1 3, 11 और 3 14, 14 बटा 2 7, सही है क्या। उसके बाद में 2 गुणा 1 1 है ना 2, 8 और 2 10, 10 बटा 3 माइनस, क्लियर है क्या बात। बताओ LCM कितना आएगा इधर 5, 9 में से क्या घटेगा 5 LCM लेंगे तो 9 में से क्या घटेगा 35, 9 में से 35 घटेगा तो माइनस का, 9 में से 35 घटेगा तो माइनस का 26। ठीक है, बराबर LCM इधर लिया कितना 3, कितना आएगा 10 माइनस 15 कितना आएगा माइनस का 5, तो माइनस का 26 बटा 3 बराबर माइनस का 5 बटा 3। क्या ऐसा हो सकता है क्या कभी, हाँ 26 बटा 5। अब बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या, ये दोनों बराबर आए क्या, दोनों तरफ नहीं आए। वैसे यही दिख रहे थे ना सीधा संट, तो इतना करने की जरूरत थी क्या। जो दिमागदार बच्चा है वो तो यही समझ लेगा, पहली लाइन लिखते कि यार ये बराबर, अब कभी भी नहीं हो सकता है क्या। हाँ, तू तो पूरा करता ना, जब भी तो मैंने तेरे को डिटेल सॉल्यूशन पहले बताया। हाँ, अब देखो दूसरा ऑप्शन रख के देखा, -2, -2 यहाँ रखा, माइनस का 4, माइनस का 4 7 में से घटेगा तो कितना आएगा माइनस का 3, प्लस का 3 बटा 5। उसके बाद में -2 -6, हाँ माइनस का तो 6 प्लस 11 कितना हो जाएगा 5 बटे 2, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस आ गया ना, -5 बटे 2। इधर क्या आएगा हाँ जी, माइनस का 4 और 8 में से घटेगा तो 4 बटा 3 -5। अब बताओ, सोचो एक बार, इधर 3 बटा 5 में से 5 बटा 2 घटाना है, इधर 4 बटा 3 में से 5 घटाना है, तो क्या बराबर आएंगे क्या। 4 बटा 3 का मतलब लगभग कितना 1.6 के आसपास है ना, 1.3 के आसपास। ठीक है, और इधर 1.3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में आएगी। इधर देखो 3 बटा 5 मतलब 0 पॉइंट, और उसमें से इसको घटाएंगे 5 बटा 2 को, तो ये माइनस लगभग कितना आएगा
2 पॉइंट के आसपास, और इधर -4 पॉइंट के आसपास आ रहा है। समझ रहे हो बात को? इस वजह से हम पहले ही ऑप्शन इसमें यहाँ पहली लाइन से आप लोग जो है इसको क्रॉस करोगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन रख के देखो। अब तीसरा तो आप लोग करके देखना, इसमें भी नहीं बैठेगा। डी वाले ऑप्शन पे मैं बता देता हूँ, -1 रख के देखो कितना होगा, -2 प्लस का 7 बटा में 5 माइनस कितना हो जाएगा बताओ टोटल, 5/5 माइनस 3 गुणा -1 माइनस का 3 प्लस का 11 कितना हो जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इधर बताओ कितना लिखा था ये, 3x, ठीक है। उसके बाद में -2, 8 में से 2 घटा 6, 6/3 कितना हो गया 2 -5 बताओ, 5/5 1 -4 -3 2 -5 बराबर आया नहीं आया। तो इस तरह से अब सोचो, मान लो पहला ही ऑप्शन आंसर होता, यहाँ -1 होता, तो आपको समय कब लगता, नहीं लगता। यदि दूसरे ऑप्शन पे आंसर होता -1 तो फिर थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता, लेकिन डी ऑप्शन पे तो फिर तो आप लोगों का किस्मत ही खराब है। इसलिए एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं बच्चे, लेकिन उसमें यूँ होता है कि कभी कभी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होता है ना, तो वहाँ जाते जाते समय ज़्यादा लगने लग जाता है। समझ रहे हो बात को? अब वो किस्मत के ऊपर है। हाँ, यदि आता तो फिर कर ही लेता ना भैया, वो तो जब आता नहीं है तब का तैयारी है। बाकी जिस क्वेश्चन में मैंने जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था, जो आयताकार मैदान के रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा हो, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फिक्स से इसी से ही करना है, ऑप्शन से ही करना है। तो उसमें फिक्स से उसी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे से करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ेगा अपन को। अब इसमें तो अपने पास में सीधा सिंपल 4 लाइनों में आंसर आ रहा है, तो इसको क्यों लगाएंगे बताओ? और लगाएंगे तब जब आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा क्या करना है, तो कुछ ना कुछ कहाँ कर ले, सर ने ऐसे भी बताया था, एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, तो वो कर सकते हो। बाकी और जिसको कुछ भी नहीं आता, तो उसके लिए तो बस एक ही उपाय है कि कॉपी बंद करके वहाँ थोड़ी देर सो जाना, आराम से नींद में निकालना, फिर वो सर उठा देंगे कि लो भैया वो यमान में नाम आओ दो नहीं। तो ये बात है भाई। तो इस तरह से आप लोगों के जो है प्रश्न आते हैं ना। अब ये तो हो गई एक चर वाली समीकरणों के प्रश्न, और करोगे क्या बताओ? नहीं करेंगे। अब 2 चरों वाली समीकरण का प्रश्न बताऊं या नहीं बताऊं? बता दूं? चलो तो लिखो क्वेश्चन। 2 चरों वाले प्रश्न, 2 चरों वाले प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, 2 चरों वाले प्रश्न फर्स्ट ग्रेड वालों के निश्चित रूप से सवाल आता है, और जो सेकंड ग्रेड का पेपर देंगे उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, मैथ वालों के, है ना। फर्स्ट लेवल वालों के लिए ठीक है आएगा, लेवल सेकंड वालों के लिए आएगा, पटवारी वालों के लिए आ सकता है, और सीटेट वालों के लिए भी आ सकता है, और जो एलडीसी के एग्ज़ाम की खास तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल प्रश्न है, उनके लिए आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी के साथ। हाँ, फर्स्ट ग्रेड वाला कभी आओगे और एलडीसी वाला कभी 100% आओगे, ठीक है। और रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए भी आ सकता है, बाकी पटवारी वालों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेता मैं कि वो आएगा नहीं आएगा, यहाँ है ना, सिलेबस में है, लेकिन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ठीक है। लिखो क्वेश्चन है 3x + 2y = 1 दे रखा है। पहली समीकरण क्या दे रखी है? 3x + 2y। जब देखो हमेशा याद रखना, एक चर वाली समीकरण के हल के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है। चर का मान ज्ञात करने के लिए यदि एक चर वाली समीकरण है तो एक ही समीकरण से हम उस एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन 2 चरों वाली समीकरण है तो उस दोनों चरों का मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होगी। यदि 3 चरों वाली समीकरण है तो उस तीनों चरों का मान ज्ञात करने के लिए कितने? 3 समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो अभी 2 चर है ना समीकरण में, तो ऐसी 2 समीकरणें होगी तब जाके दोनों चरों के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, वरना ज्ञात नहीं किए जा सकते। केवल इसको देकर के यूँ पूछ ले x का y का मान ज्ञात करो तो नहीं ज्ञात किया जा सकता। समझ रहे हो कि बात को? अरे समझे नहीं समझे? हाँ, तो 2 समीकरणें देगा, फिर पूछेगा x व y के मान क्या होंगे। लिखो आगे, 8x - 3y = 36। 8x - 3y = 36, ठीक है। तो हमें ये दोनों समीकरणें क्वेश्चन में दी गई है और आपसे पूछा है x व y के मान ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है, ठीक है। x व y के मान हमें ज्ञात करने हैं, ये हमें प्रश्न दिया गया है।
बताइए किस प्रकार से करेंगे कि सर इसमें पहली समीकरण दे रखी है 3x + 2y = 1 और एक समीकरण दे रखी है 8x - 3y = 36। हमेशा याद रखना जब भी ये समीकरणों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा तो दोनों समीकरणों को या तो जोड़ा जाएगा या फिर दोनों समीकरणों को घटाया जाएगा। या तो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और दोनों समीकरणों को जोड़ने या घटाने वाले प्रोसेस में घटाने पर या जोड़ने पर